नमस्कार, मैं शिवम आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं नेवी और एयरफोर्स एक्स ग्रुप की भर्ती परीक्षा के बारे में, जिसमें आज हम मैथ्स का चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक है इसमें डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन स्पेस कि 2 पॉइंट है ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, बी के कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2 और अपने से इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब ए बी। तो ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। ए बी बराबर होगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। अगला है सेक्शन फॉर्मूला। इसमें हम 3 फॉर्मूले पढ़ेंगे। सबसे पहला देखिए इंटरनली के लिए कि 2 पॉइंट है ए और बी और ये आपस में एक लाइन बना रहे हैं। एक के कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, बी के कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2। एक तीसरा पॉइंट आ गया जो कि इंटरनली मतलब अंदर आ गया और इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। और वो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? m/n में। अब m/n का मतलब क्या है कि a से p तक की डिस्टेंस कितनी? m, p से b तक की n। तो आपसे p के कोऑर्डिनेट पूछेगा, तो p के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये आपको याद कर लेने हैं। p के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n और mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। आपको याद रखना है कि इंटरनली आया ना, तो यहां पे कौन सा साइन आएगा? प्लस का। इंटरनली के लिए यहां पे कैसा साइन आएगा? प्लस का। अगला एक्सटर्नली कि 2 पॉइंट है ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1 और बी के कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2 और ये आपस में एक लाइन बना रहे हैं। एक तीसरा पॉइंट है जो कि एक्सटर्नली है, मतलब बाहर है और डिवाइड कर रहा है। और वो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? इसको m/n में। अब m/n का मतलब क्या है कि यहां से लेके यहां तक कितना m और यहां से लेके यहां तक कितना n। तो आपसे p के कोऑर्डिनेट पूछेगा, तो इस केस में p के कोऑर्डिनेट होंगे ये mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n। आपको याद रखना है कि एक्सटर्नली के लिए यहां पे कैसा साइन आएगा? माइनस का और इंटरनली के लिए प्लस का। अगला है मिड पॉइंट कि 2 पॉइंट है ए और बी और आपको इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना है। तो हमने ये मान लिया कि इन दोनों का मिड पॉइंट है ये, जिसको हमने P से डिनोट कर दिया है। तो आपको याद रखना है कि अगर ये P पॉइंट इन दोनों का मिड पॉइंट होगा तो ये इन दोनों को किस रेशो में डिवाइड करेगा? 1:1 में। तो आपसे P के कोऑर्डिनेट पूछेगा, तो जब आप इंटरनली वाला फॉर्मूला लगाओगे तो अपने पास P के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? x1 प्लस x2 y2, y1 प्लस y2 y2, z1 प्लस z2 y2। इसमें आपको यह जरूर याद रखना है कि अगर ये P पॉइंट इन दोनों का मिड पॉइंट रहेगा तो ये इन दोनों को किस रेशो में डिवाइड करेगा? 1:1 में। अगला टॉपिक देखिए सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है? पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियंस। अब मीडियन क्या होता है? देखिए कि एक ट्रायंगल है और मीडियन क्या होगा? ए मीडियन जॉइंस ए वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। आपको याद रखना है मीडियन क्या होता है? एक वर्टेक्स को उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जाके मिलाता है। ए मीडियन जॉइंस ए वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। अब कहने का यह मतलब है कि ये जो रहेगा ये इन दोनों का मिड पॉइंट रहेगा और मिड पॉइंट रहेगा तो मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ऐसे ही ये भी मीडियन होगा तो जितना ये उतना ही ये। ऐसे ही ये भी मीडियन होगा
तो जितना ये उतना ही ये, और जहां पे ये तीनों मीडियन एक दूसरे को काट रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रोइड। और आपको याद रखना है सेंट्रोइड को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जी से। अब ए वर्टेक्स, इसके कोऑर्डिनेट अपने को दे दिया x1, y1, z1। वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2, और वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट है x3, y3, z3। और आपसे सेंट्रोइड मतलब जी के कोऑर्डिनेट पूछेगा, तो जी के कोऑर्डिनेट आपको याद रखने हैं, क्या होंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 y3, y1 प्लस y2 प्लस y3 by3, और z1 प्लस z2 प्लस z3 by3। ये आपको याद कर लेना है कि सेंट्रोइड जी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 by3, y1 प्लस y2 प्लस y3 by3, और z1 प्लस z2 प्लस z3 by3। और इसमें आपको एक और बात याद रखनी है कि ये जो सेंट्रोइड होगा जी, ये इन दोनों को किस रेशो में डिवाइड करेगा, 2:1 में। और 2:1 किस तरह होगा कि 2 जो रहेगा वो तो रहेगा एंगल की साइड और 1 रहेगा साइड की साइड। ऐसे 2 इस साइड 1 इस साइड, ऐसे 2 इस साइड और 1 इस साइड। ये बात आपको याद रखनी है। अगला टॉपिक है इसमें डायरेक्शन कोसाइंस। क्या होता है, जैसे कि आपको पता है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, और ये एक लाइन है, ये एक लाइन है एल। ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ है, एंगल बना रही है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रही है बीटा, और जेड एक्सिस के साथ है एंगल बना रही है गामा। आपको याद रखना है अल्फा तो क्या है, एंगल मेड बाय लाइन विद एक्स एक्सिस, बीटा क्या है, एंगल मेड बाय लाइन विद वाई एक्सिस, और गामा क्या है, एंगल मेड बाय लाइन विद जेड एक्सिस। तो याद रखना डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, एल एम एन, ये क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइन, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहेंगे, डीसीज। तो इसमें आपको याद रखना है एल किसके बराबर होगा, कोस अल्फा, एम किसके बराबर होगा, कोस बीटा, और एन बराबर होगा कोस गामा, जिन्हें हम क्या कहेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। आगे देखिए, अगला है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिसीज ऑफ ए लाइन इज 1। आपको याद रखना है किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम जो होगा वो हमेशा 1 के बराबर होगा। कहने का मतलब यह है कि एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, 1 के। अब जैसा कि आपको पता है एल बराबर होता है कोस अल्फा, एम बराबर होता है कोस बीटा, और एन बराबर होता है कोस गामा। तो यहां से हम यह भी कह सकते हैं कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, ये बराबर होगा 1 के। अब आपके एग्जाम में ये रिजल्ट तो पूछता ही है, साथ में एक और रिजल्ट पूछता है, उसमें यह पूछता है कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा 1 के बराबर है। तो यह बताइए कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये किसके बराबर होगा। ये रिजल्ट आपके एग्जाम में कई बार पूछता है, तो इसको निकालते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कोस स्क्वायर अल्फा, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस कोस स्क्वायर बीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, प्लस कोस स्क्वायर गामा, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, और ये किसके बराबर है, 1 के। तो 1 से 1 कट जाएगा, 1 और 1 2, तो 2, और इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर बीटा प्लस में साइन स्क्वायर गामा, और ये किसके बराबर, 0 के। अब ये प्लस का 2 जब इक्वल के उस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 2 होगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यहां से अपने पास रिजल्ट आएगा कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर बीटा प्लस में साइन स्क्वायर गामा, ये किसके बराबर होगा, +2 के। आपको याद रखना है
कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा ये किसके बराबर होता है 1 के, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा ये किसके बराबर होता है 2 के। अगला टॉपिक है इसमें डायरेक्शन रेशोज। क्या होता है? एनी नंबर proportional to the direction cosine is known as the direction ratio of line। क्या कर रहा है कि कोई भी नंबर जो कि डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल हो उनको हम क्या कहेंगे? डायरेक्शन रेशोज। These direction numbers are represented by A, B and C। आपको याद रखना है कि जो डायरेक्शन रेशोज होंगे उनको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? A, B, C से। तो यहां से हम ये कहेंगे कि L अपॉन A ये किसके बराबर होगा? M अपॉन B, और ये किसके बराबर होगा? N अपॉन C। क्यों? क्योंकि अभी आपको बताया ये क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। अब देखिए L अपॉन A बराबर है M अपॉन B के, और ये बराबर है N अपॉन C के। मैं इसको लैम्डा के बराबर मान रहा हूं। लैम्डा क्या है? कोई भी कांस्टेंट। तो सबसे पहले इन दोनों को बराबर रखिए, तो इन दोनों को बराबर रखेंगे तो यहां से L बराबर आएगा A लैम्डा के। ऐसे ही अब इन दोनों को बराबर रखेंगे तो यहां से M बराबर आएगा B लैम्डा के। ऐसे ही इन दोनों को बराबर रखेंगे तो यहां से N बराबर आएगा C लैम्डा के। और आपको पता है कि L स्क्वायर प्लस में M स्क्वायर प्लस में N स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 के। तो हम L M N की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो यहां से अपने पास आएगा, ये बनेगा A स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर और प्लस में C स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। तो मैंने लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहां पर बनेगा A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर, और ये बराबर है 1 के। तो यहां से लैम्डा स्क्वायर ये बराबर आएगा, ये उस साइड चला जाएगा तो ये बनेगा 1 अपॉन A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर। तो यहां से लैम्डा आ जाएगा प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर। तो लैम्डा की वैल्यू अपने पास आ गई है। और जब हम लैम्डा की वैल्यू इनमें वापिस लगाएंगे, L M N में वापिस लगाएंगे, पुट करेंगे, तो यहां से अपने पास L बराबर तो आएगा प्लस माइनस A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर। M बराबर आएगा प्लस माइनस B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और N बराबर आएगा प्लस माइनस C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको किसी लाइन के डायरेक्शन रेशोज दे दिए गए हैं, मतलब ABC दे दिए गए हैं, और आपसे डायरेक्शन कोसाइंस पूछता है, मतलब डीसीज पूछता है, LMN पूछता है, तो आपको ये फॉर्मूले यूज करना है। और ये कैसे आए ये मैंने अभी आपको बता दिया है। सबसे पहले हमने यहां से लैम्डा की वैल्यू निकाली है और लैम्डा की वैल्यू को इन तीनों में पुट कर दिया है, तो यहां से अपने पास LMN की वैल्यू आ गई है, डेट इज डायरेक्शन कोसाइंस आ गए है। तो यहां से अपने को एक और बात समझ में आई कि अगर अपने को डायरेक्शन रेशोज दे दिए गए हैं, मतलब ABC दे दिए गए हैं, और अपने से डायरेक्शन कोसाइंस पूछता है, मतलब LMN पूछता है, तो अपने पास 2 पेयर्स आएंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, एक तो सारे प्लस के होंगे और एक सारे माइनस के। तो कहने का मतलब अगर अपने को ABC दे गया है और LMN पूछ रहे हैं तो अपने से 2 पेयर्स आएंगे। अब आपके ये डाउट आएगा कि सर अगर अपने को LMN दे दिए जाए, मतलब डायरेक्शन कोसाइंस दे दिए जाए, और अपने से ABC पूछे, मतलब डायरेक्शन रेशोज पूछे, तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हो यहां से A किसके बराबर आएगा? L अपॉन लैम्डा के। B किसके बराबर आएगा? M अपॉन लैम्डा के। और C किसके बराबर आएगा? N अपॉन लैम्डा के। और जैसा कि आप जानते हो लैम्डा क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट है तो इसका मतलब हम लैम्डा की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं इनफाइनाइट तक। तो कहने का मतलब यह है कि लैम्डा की वैल्यू जैसे जैसे हम मानेंगे वैसे वैसे ABC की वैल्यू अपने पास आएगी। तो यहां से अपने को यह समझ में आया कि अगर अपने को LMN दिए गए हैं और ABC पूछता है, डायरेक्शन रेशोज पूछता है, तो इसके लिए इनफाइनाइट पेयर्स होंगे। इसीलिए एग्जाम में यह कभी नहीं पूछेगा। अगर आपसे पूछेगा तो सिर्फ यह पूछेगा कि डायरेक्शन रेशोज दे रखे होंगे और डायरेक्शन कोसाइंस आपसे पूछेगा। तो यह बात आपको याद रखनी है।
अगला इसमें एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो सबसे पहला देखिए डायरेक्शन रेशोज के लिए कि ये दो लाइन है L1 और L2, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, और जो पहली लाइन है L1 उसके डायरेक्शन रेशोज अपने को दे रखे है A1 B1 C1, और दूसरी लाइन है L2 और इसके डायरेक्शन रेशो अपने को दे रखे है A2 B2 C2, और अपने से इन दोनों लाइन के बीच में एंगल पूछ रहा है। तो आपको यह फॉर्मूला याद कर लेना है। फॉर्मूला होगा cos थीटा इज इक्वल्स टू A1 A2 प्लस में B1 B2 प्लस में C1 C2 अपोन में अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस में B1 स्क्वायर प्लस में C1 स्क्वायर इनटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस में B2 स्क्वायर प्लस में C2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको लगा देना है, आपके पास थीटा आ जाएगा, मतलब एंगल आ जाएगा। अगला है कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म कि अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी तो आपको याद रखना है इसके लिए क्या कंडीशन होगी कि A1 अपॉन A2 ये बराबर होगा B1 अपॉन B2 के, और ये बराबर होगा C1 अपॉन C2 के। ये कंडीशन आपको याद कर लेनी है। अगला है कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर। जैसा कि आप जानते हो कि अगर ये दोनों लाइन L1 और L2 ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगी तो थीटा कितना होगा 90। थीटा कितना होगा 90। अब जब हम थीटा की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो cos 90 क्या होता है 0। तो इसका मतलब यह है कि ये किसके बराबर होगा 0 के। अब ये बताइए कि ये 0 कब पॉसिबल है। तो जैसा कि आप जानते हो ये 0 कब होगा जब ऊपर वाला 0 होगा। तो यहां से अपने पास ये रिजल्ट आएगा कि अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो A1 A2 प्लस में B1 B2 प्लस में C1 C2 ये बराबर होगा 0 के। ये रिजल्ट आपको याद कर लेना है। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, आपको किसी एक की वैल्यू पूछेगा, जैसे मतलब आपको डायरेक्शन रेशो दे देगा, ये दे दिए जैसे 1 2 3 और ये दे दिए 4 5 और K, और आपसे ये कहेगा कि ये दो लाइन है और उनके डायरेक्शन रेशो है तो इन, और ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये बताइए K की वैल्यू क्या होगी। तो अपने को ये वाला रिजल्ट लगा देना है कि A1 A2 प्लस में B1 B2 प्लस में C1 C2 किसके बराबर होगा 0 के। ये रिजल्ट लगाएंगे तो अपने पास K की वैल्यू आ जाएगी। अगला देखिए सेकंड है डायरेक्शन कोसाइंस कि जब हमें डायरेक्शन कोसाइंस दे रखी हो कि दो लाइन है L1 और L2, L1 लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है L1 M1 N1 और दूसरी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है L2 M2 और N2, और आपसे इन दोनों के बीच में एंगल पूछ रहा है। तो आपको यह फॉर्मूला याद कर लेना है, कोस थीटा बराबर होगा L1 L2 प्लस में M1 M2 प्लस में N1 N2। यह फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। आपको याद रखना है कि यह फॉर्मूला कब लगाएंगे जब अपने को डायरेक्शन कोसाइंस दे रखी हो। अगला इसमें कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म कि अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो आपको याद रखना है अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो L1 अपॉन L2 इज इक्वल्स टू M1 अपॉन M2 इज इक्वल्स टू N1 अपॉन N2 होगा। और सेकंड है कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर कि अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी तो जैसा कि आप जानते हो अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी तो थीटा किसके बराबर होगा 90 डिग्री के, और जब हम थीटा की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये कोस 90 होगा, और कोस 90 किसके बराबर होता है 0 के। तो कहने का मतलब ये किसके बराबर होगा 0 के। तो यहां से अपने पास ये रिजल्ट आएगा कि अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो L1 L2 प्लस में M1 M2 प्लस में N1 N2 किसके बराबर होगा 0 के। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगला है इसमें डायरेक्शन रेशोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अगर एक लाइन है जो कि 2 पॉइंट से पास कर रही है, ये लाइन है और ये इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2।
तो आपसे इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज पूछेगा और डायरेक्शन कोसाइंस पूछेगा। तो आपको याद रखना है DRS मतलब डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन AB क्या होंगे, x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस y1 कोमा z2 माइनस z1। और दूसरा आपसे पूछेगा डिसीज ऑफ लाइन AB मतलब AB लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस, तो ये किसके बराबर होगा, x2 माइनस x1 अपॉन AB, y2 माइनस y1 अपॉन AB, z2 माइनस z1 अपॉन AB, जहां पे AB क्या है, A और B के बीच की डिस्टेंस, जो कि किसके बराबर होती है, AB किसके बराबर होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अगला टॉपिक है इसमें स्ट्रेट लाइन। तो देखिए इसमें इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर, कि एक लाइन है और वो 3D में है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, और ये लाइन हमने मान ली। अब ये जो लाइन है ये एक पॉइंट से पास कर रही है, वो पॉइंट हमने मान लिया ये है, कहीं पे भी मान सकते हो आप, मैंने मान लिया ये वो पॉइंट ये है ए पॉइंट, और एक पॉइंट जो कि मैंने ये मान लिया कि ये पहले से है इस लाइन पर, तो ये P पॉइंट तो ये पहले से है इस लाइन पर जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, z, और जिस पॉइंट से ये पास कर रही है वो पॉइंट है A, और इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, ये ओरिजिन होगा। अब मैं आपसे ये कहूं कि P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताइए, तो P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया है R वेक्टर, A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया है A वेक्टर, और ये जो लाइन है ये एक वेक्टर के पैरेलल है, हमने मान लिया वो वेक्टर ये है M वेक्टर। तो आपको याद रखना है R वेक्टर ये किसके बराबर होगा, जैसा कि आप जानते हो R वेक्टर क्या है, P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और मैंने आपको वेक्टर वाले चैप्टर में बताया था कि पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आपको IJK लगा देना है। तो R वेक्टर क्या हो जाएगा, XI प्लस में YJ प्लस में ZK। ऐसे ही A वेक्टर क्या होगा, A वेक्टर क्या है, इस A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो A वेक्टर क्या हो जाएगा, X1I प्लस में Y1J प्लस में Z1K। तो आपसे लाइन की इक्वेशन पूछेगा तो इसमें हम दो फॉर्म पढ़ेंगे। तो सबसे पहला देखिए वेक्टर फॉर्म, कि वेक्टर फॉर्म में इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, याद रखना वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन होगी R वेक्टर इज इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस में लैम्डा M वेक्टर, जहां पे A वेक्टर तो क्या है, पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, कि जिस पॉइंट से ये लाइन पास कर रही है। M वेक्टर क्या है, कि जो वेक्टर इस लाइन के पैरेलल है वो क्या है, M वेक्टर, और यहां पे M वेक्टर हमने मान लिया है ये है AI प्लस में BJ प्लस में CK, ये मान लिया है हमने। दूसरा देखिए कार्टेशियन फॉर्म, कि कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन क्या होगी, याद रखना कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ये होगी x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, जहां पे x1, y1, z1 तो क्या है, पासिंग पॉइंट, कि जिस पॉइंट से ये लाइन पास कर रही है, और ये जो नीचे लिखे हुए हैं a b c, ये क्या है, कि जो वेक्टर इस लाइन के पैरेलल है उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशोज, मतलब a b c। तो आपको याद रखना है कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन ये होगी x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन b, और z माइनस z1 अपॉन c। अगला देखिए इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, एक लाइन जो कि दो पॉइंट से पास कर रही है। तो देखिए ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, और ये एक लाइन है जो कि दो पॉइंट से पास कर रही है। अब की बार हमने वो दोनों पॉइंट मान लिए हैं A और B,
और एक पॉइंट है P जो कि पहले से लाइन पर है, जो कि पहले से लाइन पर है। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1। B पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2। और जो पॉइंट पहले से है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x, y, z। ये क्या है? ओरिजिन। अब अगर मैं आपसे कहूं कि P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताइए, तो याद रखना P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? R वेक्टर। A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर A वेक्टर। B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर B वेक्टर। तो यहां से हम ये कहेंगे कि R वेक्टर किसके बराबर होगा? R वेक्टर क्या है? P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर मतलब आपको आई जे के लगा देना है। तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा? एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड के। ए वेक्टर क्या है? ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो क्या होगा ये? x1 आई प्लस में y1 जे प्लस में z1 के। बी वेक्टर क्या है? बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। और इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? x2 आई प्लस में y2 जे प्लस में z2 के। तो आपको लाइन की इक्वेशन याद रखनी है। सबसे पहला देखिए वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन होगी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस में लैम्डा इंटू बी माइनस ए वेक्टर, जहां पे लैम्डा क्या है? कोई भी कांस्टेंट। दूसरा देखिए कार्टेशियन फॉर्म, कि कार्टेशियन फॉर्म में पूछे तो कार्टेशियन फॉर्म में ये इक्वेशन होगी x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। अगला देखिए एंगल बिटवीन टू लाइंस, कि दो लाइन है L1 और L2 और इन दोनों लाइन के बीच में एंगल है थीटा। तो सबसे पहला देखिए वेक्टर फॉर्म, कि जब अपने को लाइंस की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दे रखी हो और अपने से एंगल पूछे, तो इसके लिए देखिए कि पहली लाइन है L1 और उसकी इक्वेशन तो ये है R वेक्टर इज इक्वल्स टू A1 प्लस में लैम्डा B1 वेक्टर। और दूसरी लाइन है L2 जिसकी इक्वेशन है R वेक्टर इज इक्वल्स टू A2 वेक्टर प्लस में लैम्डा B2 वेक्टर। तो आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल निकालने का। क्या होगा? कोस थीटा इज इक्वल्स टू B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर अपॉन में B1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहां से अपने को यह समझ में आया कि अगर हमें दो लाइंस के बीच में एंगल बताना है इन वेक्टर फॉर्म, तो क्या होगा? अपने को पीछे वाले से मतलब रहेगा, B1 B2 से मतलब रहेगा। अब इसमें पॉइंट देखिए कि इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, कि अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो जैसा कि आप जानते हो अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी तो थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। और आपको पता है थीटा 90 होगा तो कोस 90 क्या होता है? 0। तो इसका मतलब ये किसके बराबर होगा? 0 के। और आपको पता है ये 0 कब होगा? जब ऊपर वाला 0 होगा। तो यहां से अपने पास ये रिजल्ट आएगा कि B1 वेक्टर डॉट में B2 वेक्टर किसके बराबर होगा? 0 के। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपको याद कर लेना है। आपको याद रखना है अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी तो B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर किसके बराबर होगा? 0 के। अगला देखिए कार्टेशियन फॉर्म, कि कार्टेशियन फॉर्म में अपने को इक्वेशन दे, तो पहली लाइन L1 इसकी इक्वेशन तो ये है x माइनस x1 अपॉन A1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन B1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन C1। और दूसरी लाइन है L2 जिसकी इक्वेशन ये है x माइनस x2 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू y माइनस y2 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू z माइनस z2 अपॉन C2। और आपको इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल बताना है तो आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है। फॉर्मूला क्या होगा? कोस थीटा इज इक्वल्स टू A1 A2 प्लस में B1 B2 प्लस में C1 C2 अपॉन में अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस में C1 स्क्वायर इनटू में अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस में B2 स्क्वायर प्लस में C2 स्क्वायर। तो यहां से अपने को यह समझ में आया कि जब अपने को लाइंस की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी हो और अपने से एंगल पूछे उन दोनों के बीच में, तो अपने को किससे मतलब रहेगा? नीचे वालों से, A1 B1 C1
A2 B2 C2 से मतलब रहेगा, यह बात आपको याद रखनी है। अब इसमें पॉइंट देखिए, इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, कि अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो आपको याद रखना है थीटा कितना होगा 90 डिग्री, और थीटा की वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे तो ये बनेगा cos 90, और cos 90 क्या होगा 0। अब ये 0 के बराबर कब होगा, जब ऊपर वाला 0 होगा। तो यहां से अपने पास ये रिजल्ट आएगा कि A1 A2 प्लस में B1 B2 प्लस में C1 C2 ये किसके बराबर होगा 0 के। ये रिजल्ट आपको याद कर लेना है। अब आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि इक्वेशन बताइए, ये बहुत कम चांस है। क्वेश्चन सबसे ज्यादा चांस है कि एंगल निकालने से आए, तो एंगल के फॉर्मूले जरूर आपको याद रखने हैं। इक्वेशन निकालने का क्वेश्चन बहुत कम चांस है कि इक्वेशन निकलवाया आपसे। एंगल निकालने का फॉर्मूला आपको याद करना ही करना है। थैंक यू। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद।